हेलो, मेरा नाम हसीन और आप सभी का फॉर यू क्लास में स्वागत है, जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री और चैप्टर 2 विलयन चल रहा था, जिसका लेक्चर 2 हो चुका था। उसके अंदर हमने पढ़ा था सांद्रता इकाइयां क्या होती हैं। उसके अंदर जो पढ़ लिया था विलेयता और मोलरता के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे तीसरी इकाई। चलिए देखिए क्या होती है। तीसरी इकाई है मोल प्रभाज, या इसे क्या भी कह देते हैं, मोल भिन्नांक। ठीक है, मोल प्रभाज या मोल भिन्नांक, इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित घटक का मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज क्या होगा, किसी विलयन में उपस्थित घटक का मोल प्रभाज उस घटक के अपने मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों के अनुपात के बराबर होता है। अभी समझेंगे होता क्या है, सिर्फ अभी डेफिनेशन समझ लो। क्या मतलब है कि किसी विलयन में उपस्थित घटक का मोल प्रभाज उस घटक के अपने मोल और विलयन में उपस्थित कुल मोल के अनुपात के बराबर होता है। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, एक्स से। ठीक है, और ये मात्रकहीन होता है। देखेंगे अभी मात्रकहीन होता कैसे है। जैसे अगर हमने मान लिया विलेय के मोल, माना विलेय के मोल, तो विलेय के मोल कितने मान लिया, अगर विलेय के मोल मान ले हम n1। ठीक है, तो विलेय के मोल को किससे दिखा रहे, n1 से। और अगर विलायक के मोल को किससे दिखा दें, n2 से। विलायक के मोल n2 से। ठीक है, तो विलयन के अंदर कितने मोल होंगे, कुल मोल n1 यानी विलेय के और किसके, विलायक के। तो n1 प्लस n2, तो कुल मोल कितने होंगे, कुल मोल जो कुल मोल होंगे वे होंगे n1 प्लस n2। अब पढ़ो डेफिनेशन में इसका मतलब क्या है। किसी विलयन में उपस्थित घटक का जो मोल प्रभाज होगा उस घटक के अपने मोल होंगे और विलयन में उपस्थित कुल मोल का जो अनुपात होगा उसके बराबर क्या होगा, मोल प्रभाज। प्रदर्शित करेंगे एस से। अगर मान लो, अगर हम मान ले कि विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा, विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय के मोल को किससे दिखाया, n1 से। तो विलेय का मोल प्रभाज को किससे दिखा देंगे, अगर x1 से, क्योंकि x से प्रदर्शित कर रहे हैं मोल प्रभाज को। तो विलेय को किससे दिखा रखा, 1 से। तो अगर 1 से क्या दिखा दें, विलेय का मोल प्रभाज, तो इसका मतलब क्या होगा, पढ़ो डेफिनेशन में। मोल प्रभाज उस घटक के अपने मोल, तो घटक के मोल यानी उसके खुद के लेने, तो क्या ले रखा हमने, विलेय। उसके मोल कितने मान रखे, n1 अपॉन, और क्या कह रखा, विलयन में उपस्थित कुल मोलों के अनुपात। तो कुल मोल कितने, n1 प्लस n2, इन दोनों का जो अनुपात है इसे कहेंगे घटक का मोल प्रभाज। ठीक है, यह हो गया विलेय का मोल प्रभाज। इसी तरीके से विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, विलायक का मोल प्रभाज। विलायक को किससे दिखा रहे हैं, विलायक को दिखा रहे n2 से यानी 2 से। तो इसका मोल प्रभाज को किससे दिखा देंगे, 2 से। तो x2 बराबर, मोल प्रभाज का मतलब उस घटक के अपने मोल। घटक कौन सा ले रखा आपकी बार हमने, विलायक। तो विलायक का मोल प्रभाज निकाल ले तो इसके मोल ऊपर आएंगे। इसको किससे दिखा रखा, n2 से। तो n2 अपॉन, नीचे किसके मोल आएंगे, कुल मोल होंगे ना। तो इसका जो अनुपात है इसे क्या कहेंगे, मोल प्रभाज। ठीक है, तो यानी विलेय का मोल प्रभाज x1 बराबर n1 अपॉन n1 प्लस n2, और विलायक का मोल प्रभाज कितना आ गया, x2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, ये दोनों फार्मूले ध्यान रखने, x1 बराबर n1 अपॉन n1 प्लस n2 और x2 बराबर n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो हमने क्या पढ़ा कि विलेय का मोल प्रभाज x1 से दिखाया, कितना आया, n1 अपॉन n1 प्लस n2, उस घटक के अपने मोल। अगर विलेय की बात करें तो विलेय के मोल बटे में आएंगे कुल मोल, तो कुल मोल कितने हो जाएंगे, n1 प्लस n2। ठीक है, और विलायक का मोल प्रभाज कितना आया, x2 बराबर n2 यानी उसके खुद के अपने मोल और कुल मोल कितने होंगे उसके अंदर, n1 प्लस n2, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, तो कुल मोल होंगे ना विलयन के अंदर। ठीक है, अगर बात करें कि विलयन का मोल प्रभाज क्या होगा, विलयन का, तो विलयन का मोल प्रभाज होगा, विलयन का मोल प्रभाज अगर इसे x से दिखा दें। ठीक है, तो विलयन का मोल प्रभाज किसके बराबर होगा, विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज। क्यों, क्योंकि बताया था कि विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन। विलेय प्लस विलायक बराबर क्या बताया था, विलयन। ठीक है,
तो विलयन का अगर मोल प्रभाज होगा वो किसके बराबर होगा, विलय का मोल प्रभाज प्लस किसके, विलायक के मोल प्रभाज के बराबर। ठीक है, तो देखिए तो x बराबर क्या होगा, x बराबर x1 प्लस x2। x1 किससे दिखाया, विलय का मोल प्रभाज, और x2 किसको दिखाया, विलायक का मोल प्रभाज। तो x बराबर क्या आएगा, x1 का मान कितना, n1 अपॉन n1 प्लस n2, n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस x2 का मान कितना, n2 अपॉन n1 प्लस n2, n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, तो मोल प्रभाज टोटल कितना आएगा, n1 मतलब दोनों के ये तो एक जैसे हैं हर, तो इनके जब हर एक जैसे हों तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, सिर्फ जुड़ जाएंगे। तो n1 प्लस n2 आ जाएगा और नीचे n1 प्लस n2, तो ऊपर भी एक जैसा नीचे भी एक जैसा कट जाएंगे। तो x जो विलयन का मोल प्रभाज आएगा वो कितना आएगा, x बराबर 1। ठीक है, तो x बराबर क्या था, x बराबर था अगर हम देखें x1 प्लस x2, तो किसके बराबर आ गया, 1 के। अगर कहीं भी हमें एक का मोल प्रभाज दे रखा होगा तो दूसरे का अगर निकालना है तो उसे क्या कर देंगे, मन में से घटा देंगे। कैसो, अगर हमें x2 का मान दे रखा होगा और x1 का निकालना होगा तो इसे किधर ले जाएंगे, इधर साइड, तो 1 माइनस x2। अगर x2 का मान दे रखा होगा तो किसका मान निकाल लेंगे, x1 का, और अगर x1 का दे रखा होगा तो x2 कैसे निकल जाएगा, आपकी बारी से इधर ले जाएंगे, तो किससे हो जाएगा 1 माइनस x1। तो x2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस x1। चलिए इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। एक विलयन में 2 मोल NaCl तथा 4 मोल जल उपस्थित है, दोनों घटकों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एक विलयन में 2 मोल क्या है, NaCl, 2 मोल NaCl तथा 4 मोल क्या है, इसके अंदर जल उपस्थित है, तो दोनों घटकों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक को क्या मानना पड़ेगा, विलय, एक को विलायक। क्या बताया था, अगर जल होगा तो उसे क्या मानेंगे, विलायक, या ऐसे भी कह सकें इसकी मात्रा अधिक होगी, 4 मोल दे रखे तो उसे क्या मान लेंगे, विलायक के मोल को हमने क्या मान रखा, N2, और विलय के मोल को क्या मान रखा, N1। ये तो मान रखा ना, विलय के मोल को N1 और विलायक के मोल को किससे दिखा रखा, N2 से। ठीक है, दोनों घटकों का मोल प्रभाज। तो NaCl के मोल दे रखे, NaCl के मोल विलय का काम करेगा, तो इसे किससे दिखावेंगे, N1 से, बराबर कितने दे रखे, 2। ठीक है, जो जल के मोल हैं वे कितने दे रखे, जल H2O, इसके मोल किससे दिखा रखा, विलायक को, N2 से। तो N2 बराबर कितने दे रखे इसके मोल, 4 मोल। ठीक है, NaCl के मोल कितने, N1 बराबर 2, और जल H2O के मोल कितने, N2 बराबर 4। तो विलयन अगर हम सिर्फ NaCl का मोल प्रभाज निकल लेंगे तो NaCl का मोल प्रभाज क्या आएगा, NaCl के मोल N1 बनने बटे में N1 प्लस N2 कुल मोल, ये तो आएगा ना। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कुल मोल की जरूरत पड़ेगी, तो कुल मोल निकाल लो इसके। कुल मोल क्या आएगा, कुल मोल आवेंगे N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। N1 कितना, 2, N2 कितना, 4, तो 2 और 4 6, तो कुल मोल कितना आ गया, N1 प्लस N2 कितना आ गया, 6। बस मोल प्रभाज निकालना। अगर NaCl की बात करें तो NaCl का मोल प्रभाज, NaCl का मोल प्रभाज यो किसके बराबर आएगा, किससे दिखाया था, मतलब विलय को, x1 से। x1 बराबर N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, NaCl का मोल प्रभाज किसके बराबर आ गया, x1 बराबर N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो N1 का मान कितना, 2, और N1 प्लस N2 कुल मोल निकाल ले, कितना आया इसका मान, 6, तो 2 बटे 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो NaCl का मोल प्रभाज कितना आ गया, 1 बटे 3। तो एक का तो मोल प्रभाज आ गया, दोनों घटकों का निकालना ना, तो एक घटक का तो मोल प्रभाज कितना है, x1 बराबर 1 बटे 3। दूसरा घटक का मोल प्रभाज, दूसरा घटक क्या है इसके अंदर, H2O, तो H2O का मोल प्रभाज यो कितना आएगा, H2O का मोल प्रभाज किससे दिखावेंगे, X2 से, क्योंकि H2O के मोल किससे दिखा रखे, N2 से। तो X2 बराबर N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, तो N2 का मान कितना, 4, ये मान रखा 4 बटे N1 प्लस N2
निकाल रखे कुल मोल कितने हैं 6, तो 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो x2 बराबर कितना आ गया 2/3। तो एक घटक का मोल प्रभाज कितना आया 1/3, एक घटक का मोल प्रभाज कितना आया, मतलब एक घटक का मोल प्रभाज कितना आया 1/3, दूसरे घटक का मोल प्रभाज कितना आया 2/3। ठीक है, इस प्रकार से निकलेंगे मोल प्रभाज, नोट कर लो इसे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, 1 विलियन में 92 ग्राम इथाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल C2H5OH, ठीक है, तथा 90 ग्राम जल उपस्थित है, दोनों घटकों का मोल प्रभाज क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 1 विलियन में 92 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 90 ग्राम जल उपस्थित है, दोनों घटकों का मोल प्रभाज क्या होगा। तो क्या क्या दे रखा, भार दे रखा है इनका। भार को किससे दिखा मैं, W से, ठीक है, W दे रखा है इनका, विलेय का भार या विलायक का भार कितना भी दे रखा हो, ठीक है। तो पहला का भार, पहला क्या है इसके अंदर इथाइल एल्कोहल, तो C2H5OH का भार दे रखा, C2H5OH का भार कितना दे रखा। तो क्या मान, किसी को भी N1 किसी को भी N2 मान सकते हो वैसे, तो बस रखना क्या है, जिसका निकाल रहे उसके मोल तो ऊपर रखने उस घटक के, और कुल मोल को नीचे रखना, ठीक है। तो इसको क्या मान लो W1 बराबर, तो W1 का मान कितना 92 92 ग्राम, और क्या दे रखा, तथा 90 ग्राम जल उपस्थित है, तो H2O का ही भार दे रखा, H2O का भार, तो 2 भार हो गए, तो इसको क्या मान लो W2, तो W2 कितना 90 ग्राम 90 ग्राम। हमें क्या चाहिए, मोल प्रभाज निकालना। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो उस घटक के अपने मोल, अगर x1 निकाल ले तो उस घटक के अपने मोल यानी n1 चाहिए, और कुल मोल चाहिए n1 + n2। तो पहले क्या निकालने पड़ेंगे, मोल। अगर भार दे रखा हो भार, तब मोल कैसे निकलना है, उसका फार्मूला बताया था मोलरता के अंदर, कि मोल बराबर क्या हो W/m, विलेय का भार, अगर विलेय के मोल निकाल ले तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ठीक है। तो पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा, C2H5 का क्या निकालना पड़ेगा अणुभार, और फिर H2O का भी क्या निकालना पड़ेगा अणुभार, वहां से निकलेंगे N1 और N2, तब जाके इसका मोल प्रभाज निकलेगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, तो सबसे पहले किसका वो निकल लेंगे अणुभार, C2H5OH का अणुभार, यो निकालना पड़ेगा, अणुभार निकालना बताया था। तो C2H5OH W1 से मान रखा, तो इसका अणुभार किससे मान लो M1 से, तो M1 कितना आएगा, C2H5OH दे रखा, तो C2 2 है, कितने कार्बन है 2, तो 2 से क्या होगी गुना, और क्या आएगा, कार्बन को कैसे दिखाया जा 6C12, यो परमाणु क्रमांक, यो परमाणु भार। हमें अणुभार निकालना, तो परमाणु भार काउंट करना पड़ेगा ऊपर वाला, तो 6C12 दिखाएंगे तो क्या करना पड़ेगा 12 प्लस, और 5H है इसके अंदर, तो 5 गुना H को कैसे दिखावेंगे 1H1, तो इसका परमाणु भार लेना पड़ेगा, तो कितना आया इसका 1, और आगे क्या दे रखा ऑक्सीजन प्लस, कितने ऑक्सीजन है 1 गुना, ऑक्सीजन को कैसे दिखाया जा, इसका परमाणु क्रमांक को 8, और परमाणु भार कितना हो इसका 16, तो यहाँ पे क्या आएगा 16, क्योंकि ऊपर वाले लेना परमाणु भार, प्लस और क्या है H का 1 ही होना, प्लस 1, तो ये क्या निकलेगा यहां से इसका परमाणु भार, ठीक है। करो उनको काउंट करना बस, बराबर, तो M1 बराबर कितना आएगा 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस 16 एकम 16 प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल 24 और 1 25, 25 और 5 30, और 16 46, तो C2H5OH का जो अणुभार आ गया वो कितना आ गया 46। बस अब तो इसके मोल निकालने, तो C2H5OH के जो मोल आएंगे कितना आएंगे N1 बराबर W1/M1, ठीक है। तो सब पहले C2H5OH के मोल निकाल लो, C2H5OH के मोल किससे दिखावेंगे N1 से, क्योंकि 1 से दिखा रखा है इसको, तो N1 बराबर, मतलब N बराबर क्या बताया था W/M, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, तो N1 है तो W1 आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा M1। बस W1 का मान दे रखा था इसके अंदर 92, और स्मॉल M1
मतलब C2H5 का अणुभार हमने अभी निकला कितना 46, तो कितनी बार कटेगा 2 बार, 46 दूनी 92। तो C2H5OH के कितने मोल आ गए 2। अब क्या निकल लेंगे इसी तरह से H2O के मोल निकालने पड़ेंगे। H2O के मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब N2 मान लेंगे उसे, कैसे निकल लेंगे W2/M2। ठीक है, W2 हमें दे रखा है इसका 90 ग्राम और M2 निकाल लेंगे इसका H2O का अणुभार। ठीक है, देखो कैसे निकलेंगे। H2O यो किसका निकल गया, C2H5OH के मोल निकल गए। अब निकाल लेंगे इससे पहले H2O का अणुभार। H2O का अणुभार किससे दिखा देंगे, M2 से। तो M2 बराबर ऐसे का अणुभार ऐसे निकलेगा, कितने हाइड्रोजन 2, तो 2 गुना कैसे दिखाएंगे हाइड्रोजन को 1H1, तो इसका क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई में प्लस। ऑक्सीजन को कैसे दिखाया जाएगा 8O16, तो परमाणु भार लेना पड़ेगा, कितना होगा 16, तो 16 और 2 18, तो इसका अणुभार कितना आया। अभी सिर्फ अणुभार आया इसका H2O का, अभी H2O के मोल निकालने, तो H2O के मोल कितना आवेंगे, H2O के मोल, तो मोल बराबर N2 से दिखा रखे हैं, मतलब H2O किससे दिखा रखा 2 से, तो N2 से दिखा देंगे इसे। तो N2 बराबर कितना आएगा W2/M2। तो W2 कितना 90 बटे कितना M2 18, तो 18 पंजे 90, तो N2 कितना आ गया 5, बस N1 आ गया हमारे पास, N2 भी है, बस C2H5OH का क्या निकालना मोल पर भाज। इतना नोट करो पहले। तो C2H5OH के कितने मोल आ गए थे, C2H5OH के मोल कितना आए थे, N1 बराबर 2 और H2O के मोल कितना आए थे, H2O के मोल यानी N2 कितना आ गए थे 5। मोल पर भाज निकालना बस। तो सबसे पहले किसका निकाल लेंगे, C2H5OH का मोल पर भाज, क्योंकि C2H5OH का मोल पर भाज, मोल पर भाज किससे दिखा रखा C2H5OH को 1 से, तो क्या मान लेंगे इसको X1 बराबर N1/N1 प्लस N2। तो किसी भी घटक का मोल पर भाज क्या होगा, उसके अपने मोल और कुल मोल के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल पर भाज। और इसके अंदर बताया था मात्रकहीन। मात्रकहीन क्यों होता है, देखो ऊपर का जो N1 होगा उसका मात्रक क्या होगा मोल, नीचे N1 प्लस N2 कुछ ना कुछ जोड़ के क्या आगा, वो भी मोल ही आगा, उसका मात्रक क्या होगा मोल। ठीक है, तो मोल से क्या कटेंगे मोल, तो इसलिए इसका कुछ मात्रक नहीं आता, तो ठीक है ये मात्रकहीन होता है इसलिए। तो X1 निकाल लो, X1 बराबर ऊपर क्या आना N1 कितना 2 बटे N1 प्लस N2 जोड़ लो डायरेक्ट, N1 का मान 2 प्लस N2 का मान 5, तो 2 बटे 7, 5 और 2 7, तो X1 किसका यानी C2H5OH का जो मोल प्रभाज कितना आ गया 2 बटे 7, तो X1 बराबर 2 बटे 7। ठीक है, किसका निकालना H2O का मोल प्रभाज निकालना। तो H2O का मोल प्रभाज निकालने के लिए H2O का मोल प्रभाज किससे दिखाएंगे 2 से दिखा रखा, तो इसका मोल प्रभाज किससे दिखाएंगे X2 से। तो X2 बराबर कितना आएगा N2 यानी इसके खुद के मोल और बटे में कुल मोल, तो कुल मोल क्या होंगे N1 प्लस N2। N2 का मान कितना 5 बटे N1 प्लस N2 यानी 2 प्लस 5, 2 प्लस 5, तो 5 बटे कितना आ गया 7, तो X2 कितना आ गया 5 बटे 7, तो ये किसका आ गया मोल प्रभाज H2O का मोल प्रभाज 5 बटे 7। ठीक है, या इसे एक और तरीका भी बताया था निकालने का, अगर X1 पता हो तो कैसे निकाल लेंगे X2, मतलब एक और करके मेथड है। ठीक है, और अगर X2 पता हो तो X1 का मान निकाल सकें, मतलब अगर X1 पता हो, अगर X1 पता हो कितना आ गया ऊपर 2 बटे 7, तो क्या निकाल सकें X2, तो X2 बराबर 1 माइनस X1, या X1 प्लस X2 किसके बराबर होता है 1, तो X2 बराबर कितना आएगा 1 माइनस X1, तो बराबर 1 माइनस X1 का मान कितना 2 बटे 7, 2 बटे 7, तो यहां से X2 कितना आएगा 7 एकम 7, 7 में से 2 गए 5 बटे 7। देखो यहां से ही बिल्कुल सेम आया,
दोनों एक जैसा है ना, तो इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं, अगर एक का पता हो तो दूसरे का, तो x2 बराबर 1 माइनस x1 करके। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 विलियन में 5.8 ग्राम एसीटोन, एसीटोन का फार्मूला क्या होगा, CH3COCH3 तथा 36 ग्राम जल उपस्थित है, इन दोनों घटकों का मोल प्रभाज क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 1 विलियन में 5.8 ग्राम एसीटोन तथा 36 ग्राम जल उपस्थित है, इन दोनों घटकों का मोल प्रभाज क्या होगा। बिल्कुल पहले वाले जैसे क्वेश्चन है। क्या दे रखा, एसीटोन का भार यानी W, क्या मान लेंगे W1, और क्या दे रखा, जल, जल का भार दे रखा, उसे क्या मान लेंगे W2। ठीक है, कुछ भी। और क्या निकालना हमें, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या चाहिए, मोल चाहिए होंगे, तो मोल N1 अगर चाहिए होगा तो क्या निकालना पड़ेगा, उससे पहले W1 अपॉन M1 करना पड़ेगा। तो क्या चाहिए होगा उससे पहले M1 यानी अणुभार, तो W1 किसे मान लेंगे, एसीटोन को, तो इसका अणुभार चाहिए होगा। वहां से क्या निकलेंगे, इसके मोल। दूसरा, जब दूसरे घटक का मोल प्रभाज निकल लेंगे, दूसरा घटक क्या है, जल, तो उसके मोल को क्या मान लेंगे, N2, क्योंकि जल क्या मान ले, उसका भार 2, तो इसके मोल को क्या मान लेंगे, N2। तो N2 से पहले क्या चाहिए होगा, W2 अपॉन M2 होता है, तो उससे क्या चाहिए होगा, पहले M2 यानी जल का क्या चाहिए होगा, अणुभार। वहां से क्या निकलेंगे, मोल, तो N1 निकलेगा, N2 निकलेगा, उसके बाद ही मोल प्रभाज निकलेगा। ठीक है, तो मोल प्रभाज कैसे निकलेगा, अगर x1 निकलेंगे तो N1 प्लस N2, और अगर x2 निकल लेंगे यानी H2 का मोल प्रभाज, तो N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, देखो कैसे होगा, तरीका यो है। तो पहले क्या दे रखा है इसके अंदर वो देख लो। तो क्या दे रखा, 5.8 ग्राम एसीटोन, तो एसीटोन का क्या दे रखा, भार, तो CH3COCH3 का भार यानी W1 दे रखा, कितना, 5.8 ग्राम, 5.8 ग्राम। ठीक है, और क्या दे रखा, 36 ग्राम जल, तो H2O का क्या दे रखा, भार, H2O का भार किससे मान लो, W2 से, तो बराबर कितना दे रखा, 36 ग्राम, 36 ग्राम। तो पहले उससे पहले मोल निकालने पड़ेंगे, तो CH3COCH3 का क्या चाहिए होगा, उससे पहले अणुभार, तो CH3COCH3 का अणुभार। ठीक है, अणुभार किससे मान लेंगे, M1 से, तो M1 निकाल लो यहां से। M1 बराबर, तरीका बता रखा अणुभार निकालने का, सबके अलग अलग परमाणु भार काउंट करने, उनको जोड़ना। ठीक है, तो CH3 कार्बन है तो 1 ही, एक ही है, तो इसका कितना होगा परमाणु भार, 12, प्लस हाइड्रोजन कितने, 3, तो 3 से क्या होगी, गुना, और कितने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कैसे दिखाया जाए, 1H1, तो इसका परमाणु भार 1, प्लस, और क्या दे रखा, कार्बन, कार्बन का फिर किससे दिखावे, कार्बन को 6 से 12 यानी परमाणु भार तो काउंट करना, तो 12, प्लस, और क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैसे दिखावे, 8O 16, तो परमाणु भार दिखाना हमें, तो यहाँ प्लस में क्या होगा, और 16, प्लस, और कार्बन फिर दोबारा से क्या आएगा, 12, प्लस हाइड्रोजन कितने, 3, तो 3 गुना 1। इस तरीके से क्या निकलेगा, अणुभार। CH3COCH3 का अणुभार किससे दिखा रखा, M1 से। जोड़ लो सबको, तो M1 बराबर 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 3, जब इनको जोड़ोगे तो आएगा 58। ठीक है, जोड़ के देख लियो। और क्या चाहिए, M2 चाहिए, क्योंकि N1 N2 निकालने ना, तो M2 चाहिए, तो H2O का अणुभार निकाल लो, H2O का अणुभार, फिर एक साथ इनके क्या निकाल देंगे, मोल। H2O का अणुभार किससे दिखावेंगे, M2 से, क्योंकि H2O का भार किससे दिखा रखा, W2 से, तो M2 बराबर H2O, तो 2 गुना 1 प्लस ऑक्सीजन को कैसे दिखाएंगे, 8O 16, तो इसका परमाणु भार कितना होगा, 16, तो 16 17 18, कितना आ गया इसका, M2 कितना आ गया, 18। ठीक है, बस अब मोल निकालने,
तो CH3 CO CH3 के क्या निकालने हैं, मोल, चूंकि CH3 CO CH3 के मोल, CH3 CO CH3 के मोल किससे दिखा दो, N1 से, क्योंकि CH3 CO CH3 को किससे लेके चल रहे, 1 मान के चल रहे, तो मोल क्या मान लेंगे, N1। तो N1 बराबर क्या होगा, W1 बाई M1। तो W1 कितना, ये रहा 5.8 ग्राम, ठीक है, अपॉन M1 ये रहा 58 58 बराबर, बस इसको सॉल्व करो, यहाँ 0 58 धाम 580, तो 1 बटे कितना आ गया, 10। तो N1 कितना आ गया, यानी CH3 CO CH3 के मोल कितना आ गए, 1/10। N1 निकल गया, अब N2 निकालना। तो N2 किसे मान लेंगे, H2O के, क्यों, तो H2O के मोल, H2O के मोल किससे दिखा दो, N2 से, बराबर। तो N2 बराबर क्या आएगा, W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2, ठीक है। W2 देखो कहाँ है, ये रहा W2, W2 कितना 36 बटे M2 भी निकल रहा था, ये रहा 18, तो 18 दूनी 36, यो कितना आ गया, 2, ठीक है। तो N1 कितना आ गया, 1/10, या इसे क्या भी कह दो, 0.1, 1/10। तो N1 कितना आ गया, 0.1, और N2 कितना आया, 2। बस अब क्या निकालना, मोल पर भाज निकालना। जिसका मोल पर भाज निकालना उसके मोल क्या रखने, ऊपर, और उसके अपॉन में किसके मोल रखने, कुल मोल जो विलयन के अंदर होंगे, ठीक है, नोट करो। तो चलिए देखिए मोल पर भाज, CH3 CO CH3 के मोल ये रहे, और H2O के मोल ये रहे। तो CH3 CO CH3 का मोल पर भाज, मोल पर भाज किससे दिखा रखा, CH3 CO3 को 1 से, तो इसका मोल पर भाज किससे दिखा देंगे, X1 से, बराबर इसके अपने मोल, ठीक है, यानी CH3 CO CH3 के अपने मोल अपॉन में किसके मोल, कुल मोल जितने भी विलयन के अंदर होंगे, विलय और विलायक यानी दोनों घटकों का जो कुल मोल होंगे। तो X1 बराबर कितना आएगा, N1 कितना 0.1 अपॉन N1 0.1 प्लस N2 देख लो, N2 यारा निकाल रखा 2 बराबर 0.1 अपॉन, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2.1। तो X1 कितना आ गया, X1 बराबर इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, तो 1/21। तो 1 का मोल प्रभाज कितना आ गया, 1/21। CH3 CO CH3 का मोल प्रभाज X1 बराबर 1/21। देखो अब किसके निकल लेंगे, H2O का मोल प्रभाज। तो या तो इसमें से क्या करो, X2 निकालने के लिए क्या कर देंगे 1 - X1, या फिर क्या कर लो X2 निकालने के लिए इसके अपने मोल यानी N2 अपॉन N1 प्लस N2, दोनों तरीके से निकल जाएगा। अब की बार निकालते हैं X2 से, ठीक है। तो H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज, तो H2O किससे दिखा रखा 2 से, तो इसका क्या होगा मोल प्रभाज X2 बराबर 1 - X1 से निकाल लो। तो X2 बराबर 1 - X1 कितना 1/21। तो X2 कितना आ गया 21 ही कम 21 में से 1 गया 20, तो 20/21। तो दोनों घटकों के आगे यहाँ पे मोल प्रभाज ये निकालने थे, दोनों घटकों का मोल प्रभाज। एक का कितना 1/21, दूसरा कितना आया 20/21। नोट कर लो इसे। चलिए अगली इकाई में चलते हैं, मोललता। चौथी क्या आई हमारी मोललता, या इसे और भी क्या कह देते हैं मोलल सांद्रण, इंग्लिश में क्या कहेंगे मोलिलिटी, ठीक है। मोललता या मोलल सांद्रण, पढ़ो इसे क्या होती है। किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में, विलायक का भार कितना लेना होगा 1 किलोग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, उस विलयन की मोललता। इसका मात्रक क्या होगा मोल पर किलोग्राम, या और क्या हो सकता है मोलल, बिल्कुल मोलरता की तरह ही है, ठीक है। उसके अंदर क्या था, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, उसके अंदर तो विलयन का आयतन क्या था 1 लीटर, इसके अंदर विलायक का क्या लेना 1 किलोग्राम भार, इसमें विलायक का भार लेना, ठीक है। सिर्फ आयतन का और किलोग्राम का अदला बदला है,
ठीक है, यहाँ तो विलायक का क्या है 1 किलोग्राम भार, वहां पे क्या था विलयन के 1 लीटर आयतन में, बाकी सब सेम था। विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा था वहां पे, यहाँ कहेंगे विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को मोललता कहते हैं। इसका मात्रक मोल पर किलोग्राम, ठीक है, वहां पे उसका मात्रक क्या था मोल पर लीटर, या उसका मात्रक वहां क्या था मोलर, यहाँ क्या होगा मोलल, क्योंकि मोलेलिटी है ना मोलेलिटी, तो इसका मात्रक यहाँ क्या होगा मोलल। तो मोललता बराबर क्या होगा विलय के मोल बटे विलायक का भार, वो भी किस में किलोग्राम में। तो विलायक का भार किस में लेना किलोग्राम में। तो अगर विलायक का भार यानी W किलोग्राम अगर 1 कर दूं 1, तो इसके बटे में 1 होगा, तो विलय के मोल किसके बराबर दिखेंगे मोललता के। तो मोललता बराबर क्या होगा, अगर विलायक का भार कितना हो 1 किलोग्राम, तो जितने भी उसके अंदर विलय के मोल होंगे वो क्या होगी मोललता। ठीक है, मोललता बराबर यहां से क्या आएगा मोललता बराबर, और कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि n बराबर क्या था W/m, क्योंकि n बराबर W/m विलय का भार बटे विलय का अणुभार, क्योंकि किसके मोल हैं विलय के मोल, तो विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो n बराबर क्या रख देंगे W/m इंटू बटे में क्या भी है विलायक का भार W किलोग्राम। ठीक है, तो मोललता बराबर क्या आ गई W/m इंटू कैपिटल W, वो भी किस में किलोग्राम में। अगर मान लो विलायक का भार किस में दे दिया ग्राम में, ऐसे भी तो हो सके ग्राम में दे दिया, तब उसे किस में बदलना पड़ेगा किलोग्राम में। तो इसका अगर भार किस में दे रखा ग्राम में, किलोग्राम में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे, जैसे वहां पे ml को लीटर में बदलने के लिए किससे भाग करा था 1000 से, ऐसे अगर विलायक का भार ग्राम ने दे दिया तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग। ठीक है, तो यह इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मोललता बराबर W/m इंटू, अगर कैपिटल W किस में दे रखा ग्राम में दे रखा हो, तब इसे क्या करेंगे 1000 से भाग, तो वो जो 1000 कहाँ आएगा ऊपर बटे 1000, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मोललता बराबर W/m इंटू कैपिटल W। ठीक है, मोलरता के भी न्यूमेरिकल करे थे, ऐसे इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो एक बार दोबारा समझ लो क्या होता है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, अगर विलायक का भार कितना ले लें 1 किलोग्राम, तो जो विलय के मोल की संख्या होगी वो किसके बराबर होगी मोललता के। इसका मात्रक क्या है मोल पर किलोग्राम या मोलल। ठीक है, तो मोल पर किलोग्राम कहां से आया विलय के मोल, यहां से इसका मात्रक क्या बनेगा मोल बटे विलायक का भार किस में रखा किलोग्राम में, तो यहां से इसका क्या मात्रक बन गया मोल पर किलोग्राम। ठीक है, इसका मात्रक क्या बना मोल पर किलोग्राम, या इसे और भी क्या कह देते हैं मोलल। तो मोललता बराबर विलय के मोल बटे विलायक का भार, तो मोललता कितनी आ गई W/m इंटू कैपिटल W, वो भी किस में किलोग्राम में। और अगर मोललता में जो विलायक का भार किस में दे रखा हो ग्राम में, तब उसे क्या करेंगे 1000 से भाग, तो 1000 भाग से जब इसे करेंगे तो वो 1000 कहाँ जाएगा ऊपर, तो मोललता कितनी आ जाएगी W/m इंटू कैपिटल W, अगर ग्राम में हो तो 1000 से क्या करनी पड़ेगी ऊपर गुणा। ठीक है, इसे नोट करो। फिर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, 4 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल में घोलकर एक जलीय विलयन बनाया गया, इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 4 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल में घोलकर एक जलीय विलयन बनाया गया, इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दे रखा 4 ग्राम NaOH, यानी क्या दे रखा विलय का भार, किससे दिखा रखा W से। तो एक तो विलय का भार यानी NaOH का भार, NaOH का भार दे रखा, किससे दिखाएंगे W से। कितना दे रखा 4 ग्राम, मोललता निकालनी। ठीक है, तो NaOH क्या है यहाँ पे विलय, तो विलय यानी NaOH का भार कितना दे रखा 4 ग्राम, तो किसका मान होगा स्मॉल W का। आगे बढ़ो, 250 ग्राम जल में घोलकर, जल क्या होगा विलायक, तो कितना इसका भार 250 ग्राम, तो विलायक का भार किससे दिखाएंगे कैपिटल W से। तो विलायक क्या है यहाँ H2O, तो H2O का भार या विलायक का भार किससे दिखाएंगे कैपिटल W से दिखाएंगे। ठीक है, तो कितना दे रखा 250 ग्राम। तो मोललता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोललता बराबर क्या पढ़ा हमने W/m इंटू कैपिटल W, वो भी किस में किलोग्राम में। तो विलय का भार तो निकल गया,
मतलब NaOH का भार W 4 ग्राम आ गया। जो H2O का भार यानी विलायक का भार W किस में लेना, किलोग्राम में। तो ये ग्राम में दे रखा, इसे किसे बदलना पड़ेगा, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग, तो 250 बटे 1000 बराबर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 चौका 100, तो कितना आ गया 1/4 किलोग्राम। यहाँ तक क्लियर। तो W क्या आ गया, यो किलोग्राम में आ गया, 1/4 किलोग्राम। चलो आगे और क्या चाहिए हमें, विलेय का अणुभार, क्योंकि विलेय के मोल थे ना उसके अंदर, तो विलेय का क्या चाहिए, अणुभार। तो विलेय क्या है, NaOH, NaOH का अणुभार कितना, स्मॉल m बराबर, अणुभार निकालने का तरीका बताया था। Na सोडियम किस तरीके से लिखा जा, नीचे होगा इसका परमाणु क्रमांक 11 और ऊपर क्या होगा, परमाणु भार। तो परमाणु भार तो काउंट करना इसके अंदर 23, तो 23 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैसे दिखाया जा, 8O16, तो इसका परमाणु भार कितना हो गया 16, ऊपर वाला काउंट करना 16 प्लस, और क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को 1H1, इसका कितना हो गया 1। ठीक है देखो, और तो NaOH का अणुभार कितना आ गया 23 और एक 24, 24 और 16 40, तो स्मॉल m कितना आ गया 40। चलो आगे चलो, अब क्या निकालना, सीधा मोललता निकालनी, क्योंकि मोललता बराबर स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W, वो भी किस में लेनी होगी, किलोग्राम में। तो बराबर स्मॉल w का मान ये रहा 4 ग्राम, 4 बटे स्मॉल m ये रहा कितना निकल रहा 40, इंटू कैपिटल W किलोग्राम, ये भी निकाल रखा हमने कितना 1/4, तो 1/4, तो 4 धाम 40, तो 4/10 यानी कितना आ गया 0.4। तो इसकी मोललता कितनी आ गई, तो मोललता बराबर 0.4 मोलल या मोल पर किलोग्राम। ठीक है, दोनों तरीके से मात्रक हो सकते हैं, या कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ होता है 0.4 स्मॉल m। मोलल को किस तरीके से लिख दें, स्मॉल m से भी दिखा दें। ठीक है, यह था मोललता के ऊपर क्वेश्चन, करो इसे नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन 2, 34.2 ग्राम चीनी यानी सुक्रोज, क्या फार्मूला हो इसका, C12H22O11। 34.2 ग्राम चीनी यानी C12H22O11 को जल में मिलाकर 214.2 ग्राम विलियन बनाया गया। ठीक है, 34.2 ग्राम चीनी को जल में मिलाकर विलियन कितना बनाया गया, 214.2 ग्राम विलियन बनाया गया। इस विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोललता निकालनी, तो मोललता निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, एक तो स्मॉल w चाहिए, स्मॉल m और कैपिटल W यानी विलायक का भार, विलेय का भार, विलेय का अणुभार और विलायक का क्या चाहिए, भार किलोग्राम में। देखो किसकी चीज का मान दे रखा, 34.2 ग्राम चीनी, तो चीनी किसका काम करेगी, विलेय का, तो किसका मान दे रखा है, एक तो स्मॉल w का, तो स्मॉल w का मान हो गया, तो C12H22O11 का भार दे रखा और जल दे रखा, तो चिन्हों क्या मानेंगे, विलेय, तो C12H22O11 का भार क्या मानेंगे, स्मॉल w, कितना दे रखा 34.2 ग्राम। ठीक है, 34.2 ग्राम। और क्या चाहिए, विलेय का अणुभार, तो C12H22O11 का अणुभार यानी स्मॉल m कितना आएगा, देखो कार्बन कितना, मतलब 12 है इसके अंदर, तो 12 गुना इसका परमाणु भार कितना आएगा, कैसे दिखावें इसे, 6 से 12, तो 12 आएगा ना इसका, 12 प्लस हाइड्रोजन कितने इसके अंदर 22 गुना 1, हाइड्रोजन को 1H1 होगा, तो ऑक्सीजन कितने इसके अंदर 11 गुना, ऑक्सीजन को कैसे दिखाएंगे 8O16, तो 16 क्या हो गया इसका परमाणु भार, तो यहाँ 16 से मल्टीप्लाई बराबर 12 के गुना 12 में करेंगे 144 प्लस 22
और प्लस 11 छिंग 66, हासिल का 6, 11 कम 11 और 6 17, 176। इसको काउंट करो, 6 और 2 8 और 4 12, 12 को 2 का, हासिल का क्या हो गया 1, 7 और 1 8 और 2 10 और 4 14, 14 को 4 का, फिर हासिल का 1 1 और 1 2 और एक यहाँ पे भी है 3, तो इनको जोड़ो कितना आ जाएगा 342। तो स्मॉल m कितना आ गया 342। और क्या चाहिए विलायक का भार, वो भी किस में किलोग्राम में। देखो इसके अंदर क्या दे रखा, चीनी को जल में मिलाकर 214.2 ग्राम विलियन बनाया गया, तो ये विलियन का भार दे रखा, ना कि विलायक का भार दे रखा। तो विलायक का भार निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि विलियन का दे रखा और विलय का भी हमारे पास, तो विलियन का भार बराबर विलय का भार प्लस विलायक का भार। विलय का भी हमारे पास, विलियन का भी है, वहां से किसका निकल जाएगा विलायक का भार। देखो कैसे निकलेगा, तो विलायक का भार कितना आएगा, विलायक का भार यानी कैपिटल W बराबर, क्योंकि क्या हो बताया था अभी, विलय प्लस विलायक मिलके क्या बनाते हैं विलियन, ठीक है। तो विलियन का भार दे रखा एक, तो एक किसका दे रखा विलय का भार, विलायक का निकालना। तो अगर विलायक का भार निकालना तो विलय का भार, विलियन के भार में से किसको घटाना पड़ेगा विलय के भार में से। तो विलियन का भार कितना, मतलब जो दे रखा 214.2 माइनस विलय का भार घटाना पड़ेगा, विलय का भार कितना 34.2, 34.2, बस इसमें से घटाना, जो क्या आ जाएगा विलायक का भार। क्वेश्चन में विलायक का भार नहीं दिया गया था, विलियन का भार दिया था, ठीक है। तो विलायक का भार निकलेगा कैसे, माइनस करके निकलेगा विलियन में से विलय का भार, तो इसमें से घटा लो। देखो कैसे घटेगा, 214.2 और क्या दे रखा 34.2, 2 में से 2 गए 0 दशमलव, 4 में से 4 गए 0, 1 में से 3 जाने के नहीं 11, 11 में से 3 गए 8, और यहाँ कितना बचेगा 1, तो 180 आ गया इसका, ठीक है। तो विलायक का भार कितना आ गया 180, 180। जब विलय का भार किस में था ग्राम में, और विलियन का भार भी किस में दे रखा था ग्राम में, तो विलायक का भार भी किस में आया होगा ग्राम में, ठीक है। विलय का भार भी ग्राम में था, विलियन का भार भी ग्राम में था, तो विलायक का भार किस में आया होगा ग्राम में। अब इसे किस में बदलेंगे किलोग्राम में, तो किलोग्राम में बदलने के लिए W किलोग्राम, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग कर दे, 1000 से भाग, 2 1 0 से 1 0, कट्टो इसे 2 निम 18 और 2 पंजे 10, 0 9/50, कितना आ गया W किलोग्राम 9/50, ठीक है। चलो आगे नोट करो इतना, देखिए आगे देखो कैसे होगा, बस मोललता निकालनी है। अब तो मोललता कैसे निकलेगी, मोललता बराबर W/m इंटू कैपिटल W किलोग्राम में। तो स्मॉल W देखा था अभी, उसके अंदर था कितना था 34.2, 34.2 बटे स्मॉल m किसका था C/H/O11 का कितना था 342, ठीक है। 342 गुना स्मॉल कैपिटल W किलोग्राम कितना आया 9/50, 9/50 ऊपर जाएगा, ठीक है। इससे ये 0 बढ़ेगी, ठीक है ना, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाएंगे, 342 से 342 कटेगा, और 1 0 से 1 0, तो कितना आ गया 5/9, कितना आया 5/9, ये आई इसकी मोललता। तो मोललता बराबर, इसको भाग कर लो 5/9, 9 पंजे मतलब चलने का तो है नहीं इसमें, तो 0 पॉइंट लगानी पड़ेगी, 9 पंजे 45, कितने बचे 5, तो फिर बाद में चलता रहेगा, तो 0.555 चलता रहेगा, तो 0.56 क्या आ गई मोलल, ठीक है। या तो मोलल या मोल पर किलोग्राम या फिर स्मॉल m से भी दिखा देंगे, ठीक है। इसे नोट कर लो। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।